8. वेदा का एक दोस्त जो कि तांत्रिक था, उसको वेदा ने प्रिया की डॉल बनाने को कहा। वो डॉल बना भी रहा था और उसने डॉल बना भी दी थी, पर उसको किसी ने मार दिया और उसकी बॉडी पर ही वार्निंग लिखी कि वेदा को उसके पास नहीं आना चाहिए, पर अगर फिर भी वो आना चाहता है तो डॉल लेकर आ जाए। आर्यन ने वेदा को समझाया कि वो ना जाए, पर वेदा प्रिया को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, और ऊपर से उनके दोस्त की जान भी जा चुकी थी। वो डॉल उठाते हैं, आर्यन को घर भेजते हैं और ढूंढने लग जाते हैं अपने दोस्त की आत्मा को, ताकि उससे वो बातचीत कर सके। वो शमशान में यहां वहां भटकते हुए उसकी आत्मा को ढूंढ रहे थे और उन्हें एक पेड़ के ऊपर उसकी आत्मा दिखाई दी, जो बस आसमान की ओर देख रही थी। रहमान, तुम यहां पर हो? मैं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढ रहा था। माफ करना मेरे दोस्त, मेरी वजह से ये सब हुआ। अगर मैं तुम्हें वो डॉल बनाने को ना देता तो आज ये सब ना होता और तुम जिंदा होते। जिस पर वह रहमान की आत्मा एकदम से गायब हुई और वेदा के सामने आकर खड़ी हुई। कोई बात नहीं वेदांत, तुम्हें पता है जब मैंने काला जादू सीखना शुरू किया तो सबने क्या कहा? जो काला जादू करता है उसे अच्छी मौत नहीं मिलती और ना ही उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मैंने सोचा मैं काला जादू का उपयोग अच्छे काम के लिए करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, पर फिर भी वैसा ही हुआ। मैं मरा जैसे एक तांत्रिक मरता है। वो काफी उदास था, जिस पर वेदा ने दिलासा देते हुए कहा, रहमान तू चिंता मत कर, तुझे मुक्ति मैं दिला दूंगा, पर क्या तू मेरी एक और मदद कर सकता है? रहमान की आत्मा ने हां में सिर हिलाया। वेदा ने सवाल पूछने शुरू किए। रहमान, रात को ऐसा क्या हुआ था जो ये सब हो गया और तूने क्या देखा वहां पर? यह सुन रहमान की आत्मा तक डर गई। वो धीमे से बोला, वेदांत, शमशान में मुझे कुछ होना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब मैं कोई काला जादू कर रहा हूं, क्योंकि मैं बनाता हूं अपने आसपास एक घेरा जो कि मुझे सुरक्षित रखता है। पर घेरा मैंने तब भी बनाया था, मैं आराम से गुड़िया बनाने की तैयारी कर रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि शमशान के अंदर कोई आया। मुझे लगा ऐसा ही कोई होगा, पर फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मुझे देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे इंतजार कर रहा हो कि कब मैं गुड़िया बनाकर हटूं और वो मुझे मार दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुड़िया पूरी हुई। वो एक हवा के झोंके की तरह आया। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और मरोड़ी, पर इसी बीच मैंने उसकी झलक देखी। उसकी शक्ल बकरे की थी, पर आंखें बड़ी बड़ी। उसके सींग सीधे नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे, और उसका धड़ किसी इंसान का था, पर इंसान से भी ज्यादा ताकतवर। एक पल में उसने मेरी गर्दन मरोड़ दी। मेरी आत्मा वहीं पर खड़ी थी, पर तब उसने अपने नाखूनों से मेरे जिस्म पर कुछ लिखना शुरू किया। मैं ये सब देख ना पाया और वहां से भाग गया। वो बेहद ही खतरनाक है वेदांत, तुम मत जाना, इस मिशन को तुम छोड़ दो। जिस पर वेदा पलटते हुए कहते हैं, नहीं रहमान, एक इंसान की जान खतरे में है और ऊपर से उसकी वजह से मेरे दोस्त की जान गई। मैं कैसे छोड़ दूं इस मिशन को? मुझे मेरी दोस्ती भी निभानी है, तेरा बदला लेना है मुझे। वेदा ने अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए और निकल पड़े वो उस मेंशन के लिए। मेंशन दूर था, तो उन्हें वहां पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और रास्ते में ही बारिश भी होने लग गई। रह रह कर बिजली कड़क रही थी। वेदा उस मेंशन के सामने पहुंचे। काले बादलों की वजह से अंधेरा हो ही गया था और अब वो मेंशन पहले से भी और ज्यादा डरावना लग रहा था। वेदा ने उस मेंशन का दरवाजा खोला। उनके हाथ में उस प्रिया की डॉल थी, जिसे ले लेकर वो एक एक कमरे में जाने लगे।
पर किसी भी कमरे में वो बुक आ नहीं रही थी कि तभी उनके देखते ही देखते वो सारे कमरे एक एक कर गायब हो गए और वहां पर एक बड़ा सा कमरा आ गया जिसका दरवाजा अपने आप खुला। वेदा समझ गए कि वो कमरा आ चुका है। वो कमरे के अंदर गए तो चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में एक मेज रखी हुई थी जिसके ऊपर पड़ी थी वो किताब, बुक ऑफ कीपिंग। उनका प्लान सक्सेसफुल रहा पर उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत ही बड़ी कीमत। उन्होंने उस बुक को उठाया। बुक काफी भारी थी। उन्होंने उसका पहला पन्ना पलटा कि अचानक से वो मोमबत्तियां तेजी से जलने लगी। बाहर बिजली कड़क रही थी और यही अंदर वो पन्ने अपने आप पलटने लगे और वेदा को एक खिंचाव महसूस होने लगा। उनका शरीर हल्का पड़ने लगा, इतना हल्का कि हवा भी चले तो वो उड़ जाए। और उसी में वो बुक उन्हें अपने अंदर खींचने लगी। वेदा सीधा उस बुक के अंदर चले गई। वो बुक बंद हुई, कमरे गायब हो गए। मेंशन पहले जैसा था फिर से वैसा ही हो गया। और दूसरी तरफ वेदा एक अलग सी दुनिया में पहुंच गए जहां उनकी जब आंख खुली तो वो एक खेत में थे। उनके बगल में दो लोग बैठे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। सुने हो मंगलू, ठाकुर का छुटका बेटा एक बज्जात को लेकर आया है। पूरे खानदान की उसने नाक कटवा दी। राम धनी बोला, जिस पर मंगलू कहता है, अरे हाँ धनी, बच्चा छोड़, वो तो डायन है, डायन। सुना कि नहीं तूने? पहले तो वो जंगल में रहती थी, हमारे गांव से उसका कौनो लेना देना नहीं था। कितने जानवर मैंने उसकी कुटिया के पास देखे। और हमने तो ये भी सुना है कि उसने वशीकरण करके ठाकुर के छोटे बेटे को फंसा लिया और अब ठाकुर की हवेली में राज कर रही है, राज। वेदा को कहीं ना कहीं ये बातें उस मेंशन की लग रही थी। वो खड़े हुए, उन्होंने मिट्टी झाड़ी और बोले, भाई साहब, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? पर वो कोई जवाब नहीं देते। तब वेदा ने मंगलू के कंधे पर अपना हाथ रखा, पर उनका हाथ आर पार हो गया और वो नीचे गिर गए। जब भी कहानी हम सुनते हैं, हम कहानियों में डूब जाते हैं पर उसके पात्र नहीं बन पाते। वेदा ने मन में ही कहा और उठे। वो इतना तो समझ गए कि वो किताब उन्हें इस मेंशन की अनकही कहानी सुनाने जा रही है। ऐसी कहानी जो अभी तक छुपी हुई थी। आखिर कहां गई थी वो नई बहू? फिर कहां गए वो परिवार वाले? ये शायद अब जाकर उन्हें समझ आ जाएगा। पर खैर, ठाकुर जी का छोटा बेटा एक लड़की को लेकर आया जो उनकी जात की नहीं है और वो जंगल में कुटिया में रहती थी। पर आखिर ऐसा हुआ क्या था जो उसे कुटिया में रहना पड़ रहा था कि तभी दूसरा पन्ना पलटा। वेदक झटके से दूसरी जगह पहुंचे जो एक कुटिया थी जहां पर कुछ औरतें बैठी बात कर रही थी। ए कमला, पता चला वो सुमन का ब्याह हो गया ठाकुर के छोटे बेटे से। बताओ, उसके जैसे बदजात जिसके बाप का पता नहीं, उसको ठाकुर के परिवार ने कैसे अपना लिया? कमला ने सामने से कहा, क्या कर सकते हैं दीदी, तुम तो जानबे करती हो। जब उसको गांव से निकाला गया उस कटे बकरे की पूजा करते हुए देख, तब से वो जंगल में तो रह ही रही थी। पता नहीं कैसे वो ठाकुर के छोटे बेटे से मिली और पता नहीं कैसे उसने वशीकरण किया, पर पूरे ठाकुर परिवार की नाक कटवा दी उसने। देखो क्या उत्पात करती है अब वो। वेदा समझने लग गए कि आखिर उस सुमन की कहानी क्या है। उसके बाप का पता नहीं तो सब उसे बदजात कहने लगे। और जब एक दिन सबने उसको मरे बकरे की पूजा करते देखा, तब से वो जान गए कि वो काला जादू करती है और उसने ठाकुर के छोटे बेटे पर वशीकरण कर दिया है। पर क्या यह उतना आसान होता है? एकदम से उनके मन में सवाल आया और पन्ना फिर से पलटा। वो सीधा उस जंगल में पहुंचे जहां पर सुमन की कुटिया थी। एक सुंदर लड़की अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रही थी जब एक हिरण लंगड़ाते लंगड़ाते उसके पास आया। उसके एक पैर में गोली लगी हुई थी। उसने हिरण को
अपनी कुटिया में छुपाया और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि वहां पर कोई हिरण आया ही नहीं था कि उतनी देर में एक जीप आई जिस पर ठाकुर के छोटे बेटे भानुज सिंह बैठे हुए थे और उनके हाथों में 2 नाली थी। ए लड़की, तुमने एक हिरण को देखा? उसके पैर पर गोली लगी है। मेरा निशाना चूक गया था। गोली तो मैं उसके सीधा सर पर मारने वाला था, पर पैर पर लग गई। यह सुन सुमन को गुस्सा आया और वो बोली, जानवर को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उनमें भी जान होती है। इतनी देर में भानुज बोला, चुप कर, ये ज्ञान तुम मुझे मत दे। उसे मारकर उसका सर मैं अपनी हवेली में टांगूंगा। मेरी हवेली की शान बढ़ जाएगी। उतनी देर में दूर से एक हिरण का बच्चा भागते हुए आया जिस पर भानुज ने 2 नाली तानी। सुमन उसके आगे आकर खड़ी हो गई, पर तभी उस कुटिया से भागती हुई उस हिरण की मां निकली। हालांकि उसके पैर पर गोली लगी हुई थी, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए वो उसके आगे आ गई। एकदम से भानुज के दिल को कुछ हुआ। जानवरों में भी प्रेम है, उसे पता नहीं था। एक मां जिसकी जान खतरे में है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए भागी भागी आ गई। उसके बच्चे को कुछ ना हो, वो बस इतना ही चाहती है। एकदम से उसने अपनी 2 नाली फेंकी और माफी मांगने लगा। उसने इसके साथ वादा भी किया कि वो कभी भी किसी जानवर को नहीं मारेगा और ना ही किसी और को मारने देगा। और ऐसे ही भानुज को प्यार हो गया सुमन से। पर जब भानुज को प्यार हुआ था तो वशीकरण और ये काला जादू कैसे? वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी एक और पन्ना पलटा।